मॉर्निंग सर। आज हम देखेंगे कि माइक्रोमीटर के द्वारा वर्नियर कैलिपर से तुमने इसको नापा। आज हम देखेंगे माइक्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोमीटर के द्वारा क्यों नाप रहे हैं? क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है वह 0.01 mm है, ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। तो इसके द्वारा किस तरह से हम किसी क्रैंक शाफ्ट की वियरनेस, ओवल्टी और टेपरनेस चेक कर सकते हैं। ये 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड डीजल इंजन की क्रैंक शाफ्ट है। वो सीआई इंजन लिखा है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसका नाम है, क्योंकि यहां पर हवा को कंप्रेस करके उस पर डीजल का स्प्रे करके पावर स्ट्रोक प्राप्त की जाती है, तो इसको कहा जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये खुद ही हवा गर्म होती है कंप्रेशन से, तो उसके ऊपर डीजल का फ्यूल की एक वो सीटेन है, उसकी ऐसी क्वालिटी होती है कि यदि उसे 350 से 450 डिग्री तक गर्म हवा के ऊपर फ्यूल का स्प्रे करेंगे, ऑटोमाइज फ्यूल का मतलब फ्यूल को लिक्विफाइड, ये जो पानी है ये लिक्विड पोजीशन में है। डीजल भी ऐसे ही मिलता है पंपों में, पर उसको नोजल के माध्यम से स्प्रे करके, जैसे आप डिओड्रेंट लगाते हो ना, डालते हो या शी शी करके सेंट डालते हो, वो क्या है, वो लिक्विफाइड गैस वो जब नोजल से आ रही है तो वो ऑटोमाइज हो जा रही है, वो गैसियस फॉर्म में निकल रही है। इसी तरह से सिलेंडर हेड के ऊपर लगा रहता है फ्यूल इंजेक्टर, जो कि लिक्विफाइड, जो कि डीजल को मिस्ट की शक्ल में, यानी थोड़ा सा ऑटोमाइज करके उसको धुएं की तरह स्प्रे कर देता अंदर। और गर्म हवा के ऊपर जब वो डीजल के छोटे छोटे टुकड़े पड़ते हैं तो वह जल जाते हैं, और जलने से एक पावर पैदा होती है। जब वो हवाएं गर्म होकर पिस्टन के ऊपर दबाव डालती है तो फिर पिस्टन तेजी से नीचे को आता है। ये पिस्टन इस टॉप डेड पोजीशन, टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया है अभी, यानी अपनी चरम स्थिति पर है, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये। तो जब हवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद गैसों का तापमान, जब गैसों का तापमान बढ़ता है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है और ये इसके ऊपर दबाव डालती हैं। जब दबाव गैस का पड़ता है तो फिर ये शाफ्ट घूम जाती है, ऐसे ये पावर स्ट्रोक होता है। तो जब ये बार बार पावर स्ट्रोक होती रहती है और 4 स्ट्रोक में ये क्रैंक शाफ्ट घूमती रहती है, तो उस समय क्या होता है कि इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे बल पड़ते हैं। पहला है वर्टिकल लोड, जो इसके ऊपर पड़ रहा है वो इसको बेंड करने की कोशिश करता है, बेंडिंग मूवमेंट पैदा करता है इसके ऊपर। फिर जब कोई भी वस्तु अपने धुरे पर घूमती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ एक एक्सियल मूवमेंट पैदा हो जाती है, ये अपने सिरे पर थोड़ा आगे पीछे चलने लगती है। उस एक्सियल फोर्स के कारण इसमें एक शियर भी हो जाती है, खरोच आ जाती है। तो जिस वजह से ये जो क्रैंक पिन है और मेन जर्नल्स हैं, ये जो मोटे वाले जो सीधी एक लाइन में हैं, ये नीचे वाले 2 मेन जर्नल तो ये हैं जो वी ब्लॉक के ऊपर फिट हैं, और तीसरा मेन जर्नल ये है। और ये जो हैं नीचे, ये 2 ऊपर अभी और 2 नीचे, ये हैं क्रैंक पिन। समझ में आई? क्रैंक पिन के ऊपर कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन फिट किया जाता है इस तरह से, और ये सिलेंडर लाइनर के अंदर ऊपर नीचे चलता है, जो मैंने यहां पर चित्र बनाया ये है। ऐसा ये सिलेंडर लाइनर होता है, ये ब्लॉक के साथ फिट है, ठीक है। इसके अंदर ये पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहा है। बस ये टीडीसी से बीडीसी आ रहा है और बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, परंतु क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन कर रही है। कोई भी वस्तु जब घूम रही है, घूमती क्यों है? जब उसके ऊपर 90 डिग्री पर कोई बल लगता है। जब कोई, मान लिया ये शाफ्ट थी, मान लिया ये कोई वस्तु है जो सीधी जा रही है, पर जब इस पर 90 डिग्री पर कोई बल लगेगा तो ये सीधे जाने के बजाय ये ऐसी चली जाएगी। फिर 90 डिग्री पर बल लगेगा तो ये यहां को जाने के बजाय इधर को आ जाएगी।
तो ये इस तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाता है और वस्तु घूमने लगती है। अब जब ये 90 डिग्री पर जो बल लग रहा है, यही इसके ऊपर जो एक तो इसको रोटरी मोशन भी प्रदान कर रहा है, परंतु एक बेंडिंग इफेक्ट भी ये पैदा कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी पैदा कर रहा है, जिस वजह से इन क्रैंक पिन्स के ऊपर घिसावट हो जाती है। और एक्सियल फोर्स के कारण जब ये आगे पीछे चल रहा है तो इसमें टेपरनेस भी आ जाती है, यानी ये क्रैंक पिन का ये सिरा ज्यादा घिस सकता है, ये कम घिस सकता है। तीसरी पोजीशन होती है जब ये क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, तो जब ये 180 डिग्री घूमती है तो ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आता है। फिर ये यहां से फिर अगेन 180 डिग्री फेज चेंज होता है इसका, तो ये फिर बीडीसी से टीडीसी पर जाता है। तो जब फेज चेंज होता है क्रैंक शाफ्ट का, उस टाइम पर पिस्टन थोड़ी देर रुकने की कोशिश करता है, यहां पर भी, टीडीसी पर भी और बीडीसी पर भी। जब पावर स्ट्रोक के दौरान जो थ्रस्ट पड़ता है उसकी वजह से, प्लस इस रॉक पोजीशन की वजह से, जब पिस्टन फेज चेंज कर रहा है, जब क्रैंक शाफ्ट फेज चेंज कर रही है, उसकी वजह से पिस्टन थोड़ा सा रुक जैसा जा रहा है, पर कनेक्टिंग रॉड जो है वो इन क्रैंक पिनों पर एक खुरचन वाला बल, एक शियर फोर्स पैदा करती है। इस वजह से इन क्रैंक पिनों पर ओवल्टी पैदा हो जाती है। क्या होती है? ओवल्टी। ओवल्टी ये गोल है, वृत्त है, ये वृत्ताकार है, होना ऐसा चाहिए, पर यह अंडाकार तरह से घिस जाती है। आज हम देखने वाले हैं कि यह अंडाकार है तो कितनी है, यदि इसमें कोई टेपरनेस है तो कितनी है। ये ओवल्टी और ये टेपरनेस, ये टोटल कितनी है ओवरऑल, तो वो सारी की सारी कहलाती है इसकी वियरनेस। अब इसके थोड़ा सा एक पार्ट से देख लो। ये जो मेन जर्नल हैं 1 2 3, ये सीधी एक सीध में है, ये इंजन के ब्लॉक में फिट रहते हैं। समझ में आई? इंजन के ब्लॉक में रखा जाएगा इस पूरी क्रैंक शाफ्ट को, और इन्हें मेन जर्नल बेयरिंग्स के साथ बांध दिया जाएगा। बेयरिंग क्या काम करते हैं? बेयरिंग किसी भी शाफ्ट को सेंट्रलाइज करते हैं और उस पर पड़ने वाले बलों को सहन करते हैं। तो ये 3 इसके मेन जर्नल हैं, 1 2 एंड 3। मैंने यहां लिख रखा 1 2 3। तुम्हारे सामने पार्ट्स भी है और तुम्हारे सामने ही चित्र भी बना हुआ है। ये जो पीछे होल है, यहां पर स्पीगर्ड बेयरिंग फिट होता है। ये जा रही मेरी उंगली? इसके अंदर बेयरिंग है। यहां प्राइमरी शाफ्ट फिट होती है गियर बॉक्स की। ये जो जगह है, ये है थ्रस्ट बेयरिंग के लिए। किसके लिए? थ्रस्ट बेयरिंग, ताकि जो एक्सियल मूवमेंट है उसको वो थ्रस्ट बेयरिंग रोक ले। उसके बाद भी इतनी पावर पैदा हो रही है कि घिसावट भी हो जाएगी तो क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेट करेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगी, जिस वजह से ये टेपरनेस आ जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये मेन जर्नल और क्रैंक पिनों पर कितनी घिसावट हुई है और इसे कैसे चेक करेंगे और कैसे उसे नोट करेंगे। जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर में तुम्हें बताया था, उसी तरह से चार्ट बना लेना है, एक डाटा शीट बनानी है। यूं यहां पर क्या लिखोगे? क्रम संख्या हो गई, यहां पर ए बी, इसी तरह से यहां पर एक कुछ होल होते हैं बेटे, ठीक है, ये लुब्रिकेटिंग होल होते हैं। इस रास्ते से लुब्रिकेंट चलता है। यहां इन होलों पर नहीं नापना है। समझ में आ रही बात? तो जब ये यहां पर ये होल है, यहां पर नहीं नापना है, तो नापना कैसे है? ऐसे और ऐसे और ऐसे, 1
2, 3 और एक बना लो 4। जितनी ज़्यादा तुम रीडिंग लोगे उतनी ही ज़्यादा गणना जो है वो परिशुद्ध होगी और बढ़िया क्रैंक ओवरऑल होगी। यानी इसको अंडरसाइज किया जाता है, ये टर्न होगी, ये अंडरसाइज हो जाएगी। तब इसके ऊपर फिर जो ये बेयरिंग हैं, ये सेल बेयरिंग हैं, ये फिर ओवर साइज के लगेंगे। समझ में आ रही? जो स्टैंडर्ड साइज है उससे इसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रैंक का साइज छोटा हो गया है, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो इस जगह पर जहां जहां पर होल हैं, यहां पर नहीं नापना है, होल के दूसरी तरफ नापना है। ये जो होल होते हैं ये लुब्रिकेशन के काम आते हैं। क्रैंक शाफ्ट में सफाई करने इससे पहले कि तुम इसकी नपाई करो, सबसे पहले हल्का तार से, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उससे इसे साफ कर लो, या थोड़ा ऑयल मार लो इसके अंदर, ऑयल गैलरी, और एयर का प्रेशर मार लो, उसको इन होलों को पूरी तरह से साफ कर लो। क्योंकि जो भी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल चल रहा है वो इसी गैलरी के माध्यम से ही चल रहा है। यदि ये ब्लॉक हो जाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। समझ में आ गई? इसको टर्न करने के बाद भी, क्योंकि जो टर्निंग करने के बाद जो मशीनिंग होगी उसका जो बुरादा होगा वो भी इन होलों को बंद कर सकता है, उसके बाद भी इसे साफ करना है। ये जो हिस्से हैं ये कहलाते हैं वेब। ये जो मेन जर्नल्स हैं इनकी जो मोटाई होती है वह इंजन बोर डाया के 75% होती है डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजनों में यह 65 to 70% हो सकती है। जो क्रैंक पिनों की मोटाई होती है ये लगभग 65% ऑफ इंजन बोर डाया होती है। ये जो वेब से हैं इनकी मोटाई 20% ऑफ इंजन बोर डाया होती है। ये जब मैं तुम्हें फिर से एक बार और क्रैंक शाफ्ट पढ़ाऊंगा उसमें इसके सारे एलिमेंट बता दिए जाएंगे। ठीक है, आज तुम्हें सीखना है कि कैसे माइक्रोमीटर का प्रयोग करके इसे नापना है। तो हमने इसको नापा था वर्नियर कैलिपर से। कितना आया था इसका? कितनी मिलीमीटर की थी ये क्रैंक पिन? मेन जर्नल अभी देख लेते हैं। अभी इसका यूज करने से पहले क्या देखना है, ये है 50 से 75 का, यहां पर इसका साइज लिखा है। ये डिस्टेंस पीस है 50 mm की, ये इसके साथ लगी हुई है। अब हमें इसकी गणना करनी है, इसका प्रयोग करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो डेटम लाइन है, यानी थिम्बल का जीरो इस डेटम लाइन की सीध में होना चाहिए। है दिख रहा? थिम्बल का जो जीरो है वो डेटम लाइन की सीध में होना चाहिए, और यहां डिस्टेंस पीस लगा हुआ है, यानी ये 50 पर ठीक है, कोई जीरो एरर नहीं है। समझ में आ गई? अब इसको हम लूज करेंगे और इसे हटा लिया। अब इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इस मेन जर्नल को नापते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है, यहां ये चेन स्प्रोकेट लगा हुआ है, ये टाइमिंग चेन है। ये कैमशाफ्ट को भी ड्राइव यहीं से मिल रही है और फ्यूल इंजेक्शन पंप को भी ड्राइव यहीं से मिल रही है। ये फ्रंट साइड का है। कई गाड़ियों में ये नहीं भी हो सकता, यहां पर गियर लगाने की जगह होगी, इसीलिए मैंने यहां पर कुछ भी नहीं दिखाया, चैन स्प्रोकेट नहीं दिखाया है। यहां पर कैमशाफ्ट का क्रैंक शाफ्ट का गियर, फिर उसके बाद उस पे लगने वाले अन्य गियर्स जो लगते रहेंगे, पुली, वाइब्रेशन डैम्पर और कई चीजें इसमें आगे लगती हैं। तो जहां भी इस तरह का है ये फ्रंट साइड है, हम इसको माप लेते हैं। होल पर नहीं नापना है।
निकाल कर हमने इसे बंद कर दिया। अब पढ़ो इसको। कौन सा खाना आ रहा है सामने? सिर्फ एक ही खाना आ रहा है। देखो मेन डिवीजन 50 लिखो। मेन डिवीजन 50, फिर देखना है सब डिवीजन। सब डिवीजन देखना है डेटम लाइन के नीचे का खाना। एक खाना मतलब कितना हुआ? वेरी गुड, 0.5 mm। नेक्स्ट बनेगा थिम्बल डिवीजन। थिम्बल में एक ही खाना है, एक खाना है मतलब 1 इंटू 0.01, तो ये 0.01 ही हुआ। टोटल हो गया 50.51 mm। माइक्रोमीटर से कितना आया था ना, वो वर्नियर कैलिपर से कितना आया था? देखा अंतर आ गया ना। अब इसी तरह से इसको कई जगह पर नापना है। मैंने एक जगह पर नाप के दिखाया है, फिर इसको दूसरी जगह पे नापना है। इसे लूज करेंगे। अब यहां पर माप कुछ और आ रही है। CD मेन डिवीजन तो 50 है, सब डिवीजन 0.5 mm है, और थिम्बल डिवीजन है यहां पर 10, 11, 12, 14, 14 इंटू 0.01, 0.14। अब बताओ 50 आ गया ना, दोनों में अंतर आ गया। अभी एक जगह पर और लेना है, इसको और घुमा लेते हैं। मेन डिवीजन 50, सब डिवीजन 0.5, थिम्बल डिवीजन इसकी आ गई 49। यहां पर सबसे बहुत ज्यादा आ गई है, 50.99 मिलीमीटर। अब देखो सबसे ज्यादा है 50.99। 50.99 से 50.5
0.51 को घटा दो, सीधे 8 हो गया। ये 0.48 mm। इसी तरह से अब दूसरे की नापनी है, फिर तीसरे की नापनी, सबकी नाप के इसी तरह से डाटा शीट बना लेनी है। फिर क्रैंक पिनों को मापना है। ये जो काफी, अगर ये 0.50 हो गई, जनरल भाषा में इसको बोल देते हैं क्रैंक 50 पर चली गई, अब यह टर्न नहीं होगी। समझ में आ रही बात? होने को लोकल मिस्त्री बोल देगा कि चल जाएगी, चलो लास्ट है, पर ये क्रैंक ज्यादा नहीं चलेगी। समझ में आ रही? क्योंकि ऑयल प्रेशर भी लो हो जाएगा। क्रैंक पिन, इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे बल पड़ते हैं, इसमें जो बाहर से केस हार्डनिंग होती है। लंबोवत बलों को सहन करने के लिए इसे माइल्ड होना चाहिए, इसमें लचक होनी चाहिए, पर झटकों को सहन करने के लिए और ये रॉक पोजीशन में घिसावट को रोकने के लिए जरूरी है कि ये हार्ड होनी चाहिए। तो ये हार्ड भी होनी चाहिए और मुलायम भी होनी चाहिए। इसका एक ही उपाय है कि इसके बीच वाले हिस्से को मुलायम रख दो और जो बाहरी कवर है उसको हार्ड कर दो, यानी एक खोल बना दो इसके ऊपर। वो कहलाती है केस हार्डनिंग। क्या कहलाती है? केस हार्डनिंग। ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो इसके ऊपर 1.5 mm का एक केस बनाया हुआ है, एक खोल बनाया हुआ है, जो कि बाहरी आक्रमण से, बाहरी बलों से इसकी रक्षा कर रहा है। और यदि वो 1.5 mm का खोल बना रखा है और इतना ये साफ हो गया, तो अब ये इसकी कोई गारंटी नहीं रही। जब वो उसमें 1.5 mm की खोल था, 1.5 mm का खोल था, तब तक तो उसने सही काम किया था। अब इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, फ्यूल इफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, ऑयल की खपत भी बढ़ जाएगी, आवाज़ भी होगी, पुलिंग पावर भी वीक हो जाएगी और क्रैंक टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हर क्रैंक पिन को भी नापना है, हर मेन जर्नल को नापना है, उनकी ये तो निकलेगी WOT। अब टेपरनेस कैसे निकालोगे? टेपरनेस निकालने के लिए एक इस सिरे पे मापोगे और इधर सिरे पे नापोगे। दो सिरों पर भी 2-3 जगह पर मापोगे, यानी इधर और इधर, यानी क्रैंक पिन की यहां पर और यहां पर, होल को छोड़ के यहां पर भी माप लो और यहां पर भी माप लो, 3-4 माप लो। तो जो ऐसी घिसावट निकलेगी ये कहलाएगी टेपरनेस। और जो हमने इसको घुमा के नापा था वो निकली थी हमारी ये ओवल्टी। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है। इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।